टुडे वी विल सी रेटिकुलर फॉर्मेशन। सबसे पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन है क्या जी? रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है डिफ्यूज नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स का ग्रुप जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके ऊपर सेरिबेलम तक एक्सटेंड कर रहा होता है। प्रेजेंट ज़्यादा ये मिड ब्रेन में हमने पढ़ा, जो ब्रेन स्टेम था जिसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला होता था, उसमें हमने देखा था कि डिफ्यूज नर्व फाइबर्स का नेटवर्क था जो सेंटर ऑफ द ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट था। अब इसमें होता है क्या है कि इसने बहुत सारे इनपुट्स लेने, बहुत सारे आउटपुट्स लेने, सेंसरी इनपुट्स लेने हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक जो है उनसे एफरेंट फाइबर्स ले रहे उन्हें, और सारे पार्ट्स को, तकरीबन सारे ही जो सेरिब्रम के पार्ट्स हैं उन सबको इसने इफरेंट्स देने हैं। करेगा क्या इन सारे कामों से? स्केलेटल मसल की एक्टिविटी कंट्रोल करेगा, एंडोक्राइन फंक्शंस कंट्रोल करेगा, सोमैटिक और विसरल सेंसेशन करेगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम, कॉन्शियसनेस का लेवल, वो सब करेगा। तो इसको एफरेंट फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं और इफरेंट इसके जाते कहाँ हैं वो देखेंगे। एक इसमें ये बात है कि ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये जब अरेंज होती है तो 3 कॉलम्स बना देती है। ठीक, एक होता है मीडियन कॉलम, फिर मीडियल कॉलम और फिर लेटरल। मीडियन, मीडियल और लेटरल कॉलम की फॉर्म में ये अरेंज होता है। नेक्स्ट इसमें यह है कि इसको अभी सही इसके लिए स्टेनिंग टेक्निक्स आई नहीं है। ठीक, और अगला ये है कि इसके अब एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स क्या हैं। एफरेंट ये है कि इसके एफरेंट फाइबर्स एक तो आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन से? स्पाइनो रेटिकुलर, स्पाइनोथैलेमिक, मीडियल लेमनिस्कस। स्पाइनल रेटिकुलर, स्पाइनोथैलेमिक और मीडियल लेमनिस्कस, ये हो गया स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से। इसके बाद इसके आते हैं क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से, वो होते हैं वेस्टिब्यूलर, एक्यूस्टिक एंड लास्ट हो जाता है वी से विजुअल। वेस्टिब्यूलर, एक्यूस्टिक, विजुअल। ठीक, तो स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। इसके अलावा इसमें आते हैं सेरिबेलम से। सेरिबेलम के अलावा इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन सब से आ रहे होते हैं। इनमें आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस स्ट्राइएटम, लिम्बिक सिस्टम, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और सोमेस्थेटिक एरिया ऑफ द पैराइटल लोब। ठीक है, यानी कि हर जगह से ये ले रहा है एफरेंट फाइबर्स। वैसे याद किसना करना है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने अलग अलग पढ़ी हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस स्ट्राइएटम, लिम्बिक सिस्टम। ठीक, इनसे आ रहा है। अब इसके इफ्रेंट्स कहाँ जाते हैं? इफ्रेंट्स इसने वापस अब देने हैं इन्हीं को। स्पाइनल कॉर्ड को एक दे देगा स्पाइनो रेटिकुलर फाइबर्स बना के, ट्रैक्स बना के, फिर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को वापस भेजेगा, सेरिबेलम को वापस भेजेगा, थैलेमस को भी वापस भेजेगा, कॉर्पस स्ट्राइएटम को वापस भेजेगा, कॉर्टेक्स में सारे वापस भेजेगा। ठीक, इन तीनों को तो वापस भेज दिया ना, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई और सेरिबेलम। और किसको भेजे? थैलेमस को, कॉर्पस स्ट्राइएटम को, और जो कॉर्टेक्स है सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसको वापस भेजें। इसके अलावा ये सबस्टेंशिया नाइग्रा जो ग्रे मैटर की शीट होती है और डार्क होती है, और दूसरा रेड न्यूक्लियस, इनको भी इफरेंट फाइबर्स देगा। ठीक, तो ये एफरेंट इफरेंट याद करने हैं। मेन ये है कि इसने हर चीज़ से तकरीबन फाइबर्स लेने हैं और हर चीज़ को ही देने हैं। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सेरिबेलम हो गया, जो सब कॉर्टिकल एरियाज हैं उनको वो हो गए, सबसे इसने लेनी है। अब इसने एक फंक्शन क्या करना है? एक तो इसने स्केलेटल मसल एक्टिविटी कंट्रोल करनी है। जो स्केलेटल मसल एक्टिविटी है उसमें क्या होता है कि अल्फा और गैमा जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने आगे मसल्स में जाके उन्हें इनर्वेट करना है, तो उनको कंट्रोल करता है, उनके फायरिंग रेट को कंट्रोल करता है। अब क्या करता है कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी करवाता है और जो मसल की टोन है उसको मेंटेन करता है। अब एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट कब कौन काम करेगा ये उसको भी चेक रखेगा। ठीक, अब कौन कौन से मसल आ गए? रिफ्लेक्स एक्टिविटी तो हो गई, इसके अलावा मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इसमें आ जाते हैं, रिस्पायरेटरी मसल आ गए, एंटी ग्रेविटी मसल, रिस्पायरेटरी, फेशियल, एंटी ग्रेविटी और रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ये सारे काम इसने करवाने हैं। इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये उसको किस तरह कंट्रोल करता है? ये उसको कंट्रोल करता है बाय रेटिक्यूलो बल्बर, रेटिक्यूलो बल्बर और रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्स के थ्रू। ठीक है, वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को कंट्रोल करती हैं, तो ये उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में क्या है कि ये इन जो हार्मोन है उनके लिए जो रिलीजिंग या इनिबिटिंग ट्रांसमीटर होता है, ठीक, फैक्टर होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके रिलीज़ को, रिलीजिंग हार्मोन या जो रिलीजिंग फैक्टर है उसको कंट्रोल करके। नेक्स्ट इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक, इसके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है हाइपोथैलेमस से। ठीक, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एफरेंट इफरेंट फाइबर है हाइपोथैलेमस में, तो उसकी वजह से ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ना डिपेंड इस चीज़ पे कर रही है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन कितना एक्टिवेट होता है। ठीक,
अब जैसे पेन, अगर कोई इनकमिंग पेन सेंसेशन हो ना, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और फिर कॉन्शियसनेस लेवल हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है पेन सेंसेशन से। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो यूज़ हो रहा होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक। और ये बहुत ज़्यादा असेंडिंग डिसेंडिंग जो पाथवे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है, तो उसकी वजह से जितना ये रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा उतनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। इसमें एक चीज़ और आ जाती है सोमैटिक और विसरल। सोमैटिक और विसरल जो है सेंसेशन, उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है? जितने भी असेंडिंग पाथवे सुप्रास्पाइनल लेवल की तरफ जा रहे होते हैं, असेंडिंग पाथवे, उनको इन्फ्लुएंस करके, उन पे एक्ट करके गेटिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, और वो गेटिंग मैकेनिज्म फिर सोमैटिक और जो दूसरी विसरल सेंसेशन है उनको कंट्रोल करती है, ठीक। तो ये हो गया रेटिकुलर फॉर्मेशन, उसके एफरेंट इफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट देखेंगे लिम्बिक सिस्टम।